चंद्रा क्लासेस आनंद भवन के सामने आपके समक्ष आज हम शुरू करेंगे अनधिमान वक्र, तटस्था वक्र जिसको कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। पिछली बार हम लोगों ने देखा था यूटिलिटी यानी उपयोगिता की बात की थी। आज हम बात करेंगे अनधिमान वक्र, तटस्था वक्र और उदासीन वक्र। इसे तीन नाम हिंदी में जाना जाता है, उदासीन, तटस्थता और क्या कहते हैं इंडिफरेंस कर्व इंग्लिश में बोला जाता है, जिसे डिनोट किया जाता है IC ऐसे लगा देते हैं ताकि कई जब बनाते हैं फिगर तो उसके हिसाब से उसको दिखाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं तटस्था वक्र। इससे पहले जो हम लोग बात कर रहे थे उपभोक्ता के व्यवहार के अंतर्गत हम लोगों ने उपयोगिता देखा था, और उपयोगिता के ही चैप्टर में जब हमने पढ़ना शुरू किया तो उसमें हमने बताया था कि एक अप्रोच जो होता है कार्डिनल होता है अर्थात संख्यावाचक होती है, और दूसरा जो अप्रोच होता है वो ऑर्डिनल होता है जो कि क्रमवाचक होता है। समझ में आ रहा? पिछली बार जो हुआ था वो संख्यावाचक था, जिसमें हमने मार्शल के बारे में बताया था, और मार्शल ने जो सिद्धांत दिया था उपयोगिता के सिद्धांत को, जो दो नियम थे वो बताए थे। आज हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे ऑर्डिनल की, अर्थात इंडिफरेंस कर्व जो है उपयोगिता का जो दूसरा अप्रोच है यानी दूसरा दृष्टिकोण, उस पर बात करेंगे। और जो दूसरा दृष्टिकोण है उसका नाम है क्रमवाचक उपागम अर्थात ऑर्डिनल अप्रोच। सर्वप्रथम ऑर्डिनल अप्रोच की जो बात की गई है A.Y. एजवर्थ ने की थी 1881 में, लेकिन इसको सही प्रकार से जो प्रदर्शित किया, जो बताया इसे, वो बताया है J.R. हिक्स एवं G.D. एलन, दो अर्थशास्त्री 1934 में एक इकोनॉमिका जनरल नाम की पत्रिका थी, उसके अंतर्गत एक पुस्तक लिखी 1934 में जिसका नाम था रिकंसिडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ द वैल्यू। ये पुस्तक की नाम था, और उस पुस्तक में जो दिया गया था वो बताया गया था कि जो उपभोक्ता का जो व्यवहार है, उपभोक्ता का जो व्यवहार है किस सेंस में, उपयोगिता के अंतर्गत वो किस प्रकार का है, क्रमागत होता है, यानी कि क्रमवाचक ऑर्डिनल होता है। कैसा होता है? ऑर्डिनल होता है। इसी को समझाया है हिक्स ने। अब हम आते हैं जरा उसकी बात करते हैं उपयोगिता में। तो उपयोगिता में आप लोगों ने देखा था कि जो प्रति इकाई उपभोग हो रहा था उसमें जो उसकी सीमांत उपयोगिता थी वो कैसी थी? वो थी ह्रासमान थी। कैसी थी? ह्रासमान थी अर्थात डिमिनिशिंग थी। डिमिनिशिंग थी जिसे हम बोल रहे थे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थी वो नकारात्मक थी अर्थात नीचे गिरते हुए थी मार्जिनल यूटिलिटी। उसी को हिक्स और एलन ने अपने पिक्चर के माध्यम से, जिसे हम IC बोल रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व, जिसका नाम है तटस्थता वक्र, उन्होंने प्रदर्शित किया। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति अपने उपभोक्ता व्यवहार जो उसका होता है वो क्या करता है। तो सबसे सर्वप्रथम वो ये करता है कि इसमें जो इन्होंने मॉडल लिया उसके बारे में पहले आइए जान लेते हैं कि इन्होंने लिया क्या। तो पहले हम बात करते हैं इसके एजम्पशन की, फिर उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके एजम्पशन में क्या दिया हुआ है, उसकी चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम इन्होंने जो एजम्पशन लिया है, पहला एजम्पशन लिया है रैशनैलिटी का लिया है, जिसका मतलब होता है विवेकशील होना चाहिए मनुष्य, उसको तर्क शक्ति होनी चाहिए, गलत सही जानना चाहिए, उसको पता हो कि वो क्या करने जा रहा है। सेकंड है जो इसमें आप देख रहे हैं कि ये अप्रोच ही लिया गया है ऑर्डिनल, तो क्या होनी चाहिए? ये ऑर्डिनल अप्रोच पे होनी चाहिए, यानी कि जो यूटिलिटी है वो ऑर्डिनल होनी चाहिए। और थर्ड क्या है? थर्ड है MRS अर्थात मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसका बहुत ही मेन पक्ष है, बहुत ही प्रमुख पक्ष है जो पूरे IC को कवर करता है। तो कैसे करता है ये अभी हम लोग देखेंगे। कंसिस्टेंसी का, और पांचवा लिया
ट्रांजिटिविटी होनी चाहिए, यानी सकारात्मकता होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए किसी के चुनाव करने में। तो जो हम सब्स्टिट्यूशन देखेंगे किसी वस्तु का, उसमें चुनाव करते वक्त वो क्या रहेगा, कंसिस्टेंसी रहेगी उसके अंदर और ट्रांजिटिविटी भी रहेगी, यानी सकारात्मकता भी होगी। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर वो प्राथमिकता दे रहा है, ऐसे समझिए कि ये अगर A इज़ ग्रेटर देन B है और B इज़ ग्रेटर देन C है, तो नो डाउट कि A और C की जब हम तुलना करेंगे तो A ऑलवेज ग्रेटर देन C होगा। इसी को कहते हैं सकारात्मकता। छठा एजम्पशन इसका जो है वो है वीक ऑर्डरिंग। वीक ऑर्डरिंग का तात्पर्य ये है कि जो चुनाव होगा वो वीक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कर्व जो बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट नहीं होगा बल्कि वक्र बनेगा, न कि सीधा बनेगा। अर्थात वीक ऑर्डरिंग होगी। जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होगा, वीक होगा, स्ट्रांग नहीं होगा। आइए अब इसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इसको देखते हैं कि ये कैसे। हिग्स और एलन ने जो अपनी हाइपोथेसिस को प्रस्तुत की वो इस प्रकार की कि इन्होंने जो लिया वो टू कमोडिटीज़ पे लिया। टू कमोडिटीज़, दो वस्तुओं को लेकर चला है। अर्थात जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखा जाएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये जो है किसका, ये जो हमने बताया था, इसको इन दो वस्तुओं पे उन्होंने किस प्रकार से एक उपभोक्ता चुनाव करता है अपनी परिस्थितियों के अनुसार, वो प्रदर्शित किया है हिग्स और एलन ने 1934 में। अब इसको कैसे किया है तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम उनको देखते हैं कैसे किया है। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि जो मांग का जो नियम होता है उसमें ये बताया गया था कि जैसे जैसे प्रति इकाई कीमत बढ़ती है तो उसमें परिवर्तन होने वाली मांग उसी के अनुकूल, उसी के अनुसार कम या ज़्यादा होती है। तो उसमें जो पिक्चर आई थी वो ये आई थी कि मांग के नियम के अनुसार मांग ऑलवेज लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है और स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। अर्थात प्राइस और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशन होता है। इस इन्वर्स रिलेशन को हमने मांग के नियम में देखा था। अब आइए देखते हैं कि इसमें हिग्स क्या कहते हैं। हिग्स दो वस्तुएं लेते हैं, एक तरफ लेते हैं एक्स वस्तु, एक्स गुड्स, और दूसरी तरफ लेते हैं वाई गुड्स, वाई वस्तु। इन दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन यानी लोकस ऑफ पाथ जो मिलेगा वो ये होगा कि व्यक्ति जो खरीद रहा है या जो उपयोगिता उसमें देख रहा है एक्स वस्तु या वाई वस्तु में, उसका चुनाव किस प्रकार करता है। तो जो मार्शल का था उसमें 1 by 1 था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑर्डर में है। और ऑर्डर का मतलब है यानी क्रम का मतलब है कि वो किस बात या किस पक्ष को या किस स्थिति को वो सेलेक्ट करता है, चुनता है। तो आइए देखते हैं क्या चुनता है। एक तरफ एक्स वस्तु है और दूसरी तरफ वाई वस्तु है। तो ये मान के चलिए कि इसका ग्राफ कैसा होगा। मान लीजिए कि ये पहले ये सेलेक्ट करता है, तो ए बी सी डी ई ये कुछ भी सेलेक्ट कर सकता है, कहीं भी सेलेक्ट कर सकता है। तो जो सेलेक्ट करेगा वो कैसा होगा, मान लीजिए सेलेक्ट किया इसने तो ये को सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट किया तो ये कर लिया, फिर ये किया तो ये कर लिया, ठीक है। इस तरीके से ये सेलेक्ट करता है। अब इन बिंदुओं को जो आपने देखा है इन्हें मिला लीजिए। क्लियर। ये जो वक्र आप देख रहे हैं इसी वक्र को इंडिफरेंस कर्व कहा गया है। दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का मतलब ये हुआ कि जो इकाइयाँ जैसे कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप जैसे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
इसके हिसाब से अब ये हम देखेंगे कि किस तरीके का चुनाव करता है। तो एक उपभोक्ता x वस्तु और y वस्तु में कौन सी वस्तु को ज़्यादा प्राथमिकता देता है ये देखा जाएगा। सपोज दैट जैसे हम पॉइंट A ले रहे हैं, तो पॉइंट A पे वो x वस्तु के 0 से 6 तक का उस वस्तु को चुनाव करता है। तो जब A पॉइंट लेता है तो यहाँ पे चुनाव जो है 6 है और y की जगह पे है लगभग 3, मान लीजिए ये 3 पे आता है और 3 सेलेक्ट करता है। अर्थात जो A पॉइंट पे जो चुनाव आया है वो कैसा आया है, yx का जो चुनाव आया है पॉइंट नंबर A पे वो आया है 3 और 6। सेम B पे आएंगे तो B पे जो चुनाव आया है वो 5 और 4 का आया है। C पे जो आया है वो क्या आया है, गौर से देखिए 7 और दूसरा क्या आया है 3 आया है। सेम एज D नंबर पे क्या आया है, D पॉइंट पे 9 आया है और साथ ही 2 आया है। ये इसके चुनाव की गणना है। अब आप इसमें देखेंगे कि प्रति इकाई जो चेंजेस है वो कैसे हो रहा है। तो गणना करने का तरीका क्या है कि जो चेंजेस है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे देखना है। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का अर्थात इसका मतलब जैसे कि हम पिछली क्लास में कहे थे, प्रति इकाई चेंज के साथ कितनी उसकी मात्रा में परिवर्तन होता है वही देखना है। तो एक इकाई परिवर्तन, मान लीजिए डेल्टा वाई में अगर इतना परिवर्तन होता है तो इसके बदले डेल्टा एक्स कितना लेता है, अर्थात डेल्टा वाई का त्याग करने में डेल्टा एक्स की कितनी मात्राएं लेता है। तो इतनी त्याग करने पर इतना डेल्टा एक्स वो प्राप्त करता है। ठीक उसी प्रकार से इस पॉइंट पे जो सी पॉइंट पे है इसने डेल्टा वाई त्याग किया है और डेल्टा एक्स लिया है। समझ में आ रहा। फिर उसके बाद से जब हम बी पॉइंट पे आएंगे तो इतना त्याग करेगा और इतना वो प्राप्त करेगा। इस प्रकार से वो हर पॉइंट पे वो जो संतुष्टि का स्तर होगा वो एक ही होगा। अर्थात आईसी जो ये वक्र है कहीं भी हो, संतुष्टि का लेवल उसका हर जगह वही होगा। सिर्फ चुनाव का तरीका बदल जाएगा कि वो कौन सी स्थिति को चुनता है। ये इंडिफरेंस कर्व बाएं से दाएं नीचे गिरते हुए क्यों होता है, इसके लिए आते हैं और देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो आइए इसकी विशेषताओं की चर्चा। इंडिफरेंस कर्व is the locus of point। जैसा कि आप लोगों ने देखा A B C D E, A B C D E, ये जो लोकस पॉइंट है, लोकस ऑफ पॉइंट यानी 1 2 3 4 5, ये जो आप पाथ देख रहे हैं, इसका जो वे है, जो इसका पाथ है, वो सभी बिंदुओं को जब मिलता है तो क्या बन के आता है, उसी को हम आईसी कर्व करते हैं। क्योंकि जो उसकी इनकम है या जो उसकी उपयोगिता है किसी चीज़ से मिलने वाली, किससे, एक्स वस्तु और वाई वस्तु से, वो हर पॉइंट पे ए हो या बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, हर जगह तटस्थ है। कहीं भी उसमें कोई अंतर नहीं आया है। चाहे चुनाव ए करे, चाहे ई करे, चाहे सी करे, दोनों से मिलने वाली जो संतुष्टि है वो प्रत्येक जगह पे एक बराबर है। अर्थात जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो हर पॉइंट पे सेम है। यानी सेटिस्फैक्शन लेवल जो है, सेटिस्फैक्शन लेवल इक्वल टू एवरी पॉइंट। सेटिस्फैक्शन लेवल इक्वल है हर पॉइंट पे, प्रत्येक जो आपको बिंदु दिख रहे हैं हर जगह एक ही है। आइए दूसरा देखते हैं कि दूसरा कौन सा है। तो दूसरा है कलर कॉम्बिनेशन या बंडल ऑफ गुड्स। पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं कि ए पॉइंट पे क्या है, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है किसका, एक्स वस्तु एवं वाई वस्तु का। इसी को बंडल ऑफ गुड्स कहते हैं। यानी एक्स और वाई के जो आपने बंडल सेलेक्ट किया है उसी को कहा गया है पर्टिकुलर ऑफ
कॉम्बिनेशन, यानी जो कॉम्बिनेशन जो आप उसके देख रहे हैं, कौन सा चुनाव किया है, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, वही बताया जाएगा। अगला, ये अगली विशेषता क्या है, देखते हैं क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, combination of goods lying on a higher, अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा उपभोक्ता ये चाहता है कि हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल या हमारा संतुष्टि का स्तर कैसा होना चाहिए, हमेशा ऊंचा होना चाहिए। कभी भी वो नहीं चाहेगा कि वो नीचे आए, हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ेगा और हमेशा अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को अधिकतम करना चाहेगा। इसीलिए कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो है वो लाइज करती है किस पे, हायर पे। नेक्स्ट आते हैं, क्या है नंबर है NIC has a negative slope। ठीक है, नेक्स्ट देख, पांचवा है IC's curve do not intersect। और सिक्स्थ है इट ऑलवेज क्या होती है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अर्थात जो IC है वो ऑलवेज क्या होगी, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अर्थात इसका जो ये हिस्सा है जो उभरा हुआ है वो ओरिजिन के क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, अर्थात उत्तल होगा। उत्तल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो उपयोगिता है प्रति इकाई घटती दर से होती है, जो कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि उपयोगिता जो कि एक एक्सियम है DMU, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, वो प्रति इकाई क्या होती है, ह्रासमान दर से उसमें सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है। इस कारण से ये क्या होता है, ये स्लोप कॉन्वेक्स होता है। अगर यही स्लोप इस प्रकार से हो जाए तो इसे कहते हैं कि सीमांत उपयोगिता बढ़ते हुए मिलेगी, जो कि ये गलत होगा। इसलिए ये फिगर सही है क्योंकि इसमें जो मिलता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। इसी IC's कर्व को हिग्स ने अपने हाइपोथेसिस में किस प्रकार से परिवर्तन होता है इसे प्रदर्शित किया है, जो हम अगली क्लास में बताएंगे।